ये रहा तुम्हारा VLSI का मेन पॉइंट कि एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी तुम लोग के सामने रखेंगे कि हाउ द टू डोमेन्स आर डिवाइडेड, डिजिटल और एनालॉग। और तुम्हारे लिए क्या फोकस होगा इस प्लेसमेंट के लिए, वो पार्ट होगा तुम्हारा डिजिटल। ठीक, एनालॉग का क्या पार्ट फोकस में होगा, वो होगा थ्योरी एंड जो तुम क्वेश्चन क्यूए में प्रैक्टिस करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हारा एनालॉग कवर करवाएंगे। और डिजिटल में तुम्हारा रहेगा कि तुम्हारा प्रॉपर डिजिटल में जो भी बेसिक्स रिक्वायरमेंट होंगी और क्या क्या पेपर्स में पूछेगा वो। ठीक, इसके साथ साथ फिर से बता दें, हम HDL बिट्स तुम्हारे उसमें लैपटॉप में तुम ऑनलाइन टाइप करोगे HDL बिट्स, उस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे तुमको क्वेश्चंस, और उसी के हिसाब से वेरीलॉग की कोडिंग उसी प्रैक्टिस होगी। उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग को उसके कोड के कॉन्सेप्ट्स और कैसे लिखना है, टेस्ट बेंच कैसे लिखना है, ये सब हम बताते रहेंगे। चलो, उस दिन बताए थे लेकिन आज फिर से एक चीज और बताते हैं, वो है फ्रंट। डिजिटल दो डोमेन में डिवाइड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में एज अ पोस्ट क्या रिकॉग्नाइज की जाती, वो होता है FPGA/ASIC डिजाइन इंजीनियर। और बैक एंड में कहते हैं फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। ठीक, these steps are required as a फ्रंट एंड डिजाइन इंजीनियर एंड बैक एंड डिजाइन इंजीनियर। तो फ्रंट एंड में आता है तुम्हारा RTL, पहला आता है RTL, फिर आता है फंक्शनल वेरिफिकेशन, फिर आता है डिजाइन फॉर टेस्ट, फिर सिंथेसिस, फिर IP इंटीग्रेशन। हम लास्ट तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है RTL एंड फंक्शनल वेरिफिकेशन, बस दिस मच। डिजाइन फॉर टेस्ट, सिंथेसिस, IP, ये सब बात की चीजें हैं, ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे काम आता है। अभी इन सब चीजों का कोई एज सच प्लेसमेंट के लिए कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, फिर बैकएंड में आता है स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन का थोड़ा थॉट प्रोसेस बताएंगे कि उसमें एज अ क्वेश्चन अगर थ्योरी पार्ट पूछा जाए तो कैसे डील करना है। पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, DFM एंड साइन ऑफ, ये तीनों फिर से इंडस्ट्रियल के पार्ट आते हैं। तो हमारे मेन कंसर्न होंगे कौन कौन से, RTL, फंक्शनल वेरिफिकेशन, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, फिजिकल वेरिफिकेशन। इन्हीं चारों पे पूरा डिजिटल का कंप्लीट प्लेसमेंट में पूछा जाता है। ठीक, चलो तुमको बताते हैं अब कि ये तो स्टेप्स हो गए, इनसे एज सच कुछ नहीं पूछा गया आज तक। लेकिन कभी तुमसे ये पूछा जाए कि एज अ डिजिटल में वर्क फ्लो क्या होता है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क फ्लो फॉर अ डिजिटल डिजाइन इंजीनियर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो यही तुम लोग ने हमसे पूछा था कि हम कैसे विजुअलाइज करें कि डिजिटल VLSI डिजाइन में हम क्या करने वाले इन फ्यूचर, अपने काम में भी, इन फ्यूचर अपने जॉब में क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या। तो उसका हम एग्जैक्ट हर चीज नहीं बताएंगे, बट एक होता है कि स्टोरी लेआउट तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग में बेस क्लियर करना, उसके लिए हम तुमको बता रहे हैं कि VLSI की स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। चलो, फ्रॉम द आइडिया टू सिलिकॉन। ठीक, एक आइडिया से स्टार्ट होता है और वेफर पे जाके खत्म हो जाती हैं चीजें। ठीक, तो सबसे पहला सीन आता है, द आइडिया इज बॉर्न विथ सम स्पेसिफिकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी कहती है कि इमेजिन करो कि एक मीटिंग हो रही है कंपनी में। ठीक, द प्रोडक्ट मैनेजर सेज वी नीड अ चिप दैट कैन कम्युनिकेट डेटा, that is universal asynchronous receiver transmitter, UART, and receive RF signal। एक कंपनी आई और उसने कहा कि हमको एक चिप दो जो कि कम्युनिकेट कर सके UART और एट द रिसीवर साइड सिग्नल। देखो, ज्यादा
अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालना कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ चीजें होंगी जो बीच में नहीं आएंगी। पूरी स्टोरी को एक बार खत्म होने दो, फिर हम तुमको फुल स्टोरी को कंक्लूड करेंगे कि ये चीज पूरी कैसे चल रही है, कैसे कनेक्टेड है। और फिर धीरे धीरे जब तुम आगे पढ़ते जाओगे तो तुम बार बार इसी स्टोरी पे आओगे और खुद देखोगे कि चीजें और क्लियर होती जा रही है। ठीक। तो हर कोई भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो, कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, व्हाट आर द थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट? फास्ट होना चाहिए, लो पावर और चीप। ठीक। ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो अब हम एक चिप बनाने जा रहे हैं जो कि कम्युनिकेट करेगा डेटा फॉर रिसीवर आरएफ सिग्नल। ठीक। और डेटा कैसा रहेगा? पासिंग थ्रू अ यूएआरटी। ये एक प्रोटोकॉल होता है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक। तो चलो अब हमारा डिजिटल का पार्ट स्टार्ट होता है, डिजिटल की स्टोरी। तो डिजिटल कहाँ यूज होने वाला है? यूएआरटी में। ठीक। अब तुम अपने दिमाग में एक लेगो लेगो होता है, जो छोटे पर तुम लोग लेगो ब्लॉक्स, अलग अलग पजल्स होते थे, उनको एक साथ कर देते थे तो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती थी। इफ यू रिमेम्बर कि उससे एनालॉजी लेकर के समझा रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद अ बिल्डिंग विद अ लेगो ब्लॉक्स। अब लेगो ब्लॉक्स क्या है? आरटीएल डिजाइन। RTL stands for Register Transfer Level Design. Now you are going to have a box of Lego pieces हैं तुम्हारे पास। अब ये लेगो पीसेस को तुम इससे कैसे एनालॉजी समझोगे? लेगो पीसेस यहाँ पे क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स हैं, गेट है और एफएसएम है। एफएसएम मींस फाइनाइट स्टेट मशीन, दीज आर काउंटर्स। अब अभी जानने की जरूरत नहीं है, इनको एकदम बेसिक टर्म्स में समझो। ये कोई लेगो पीसेस हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, कहीं ना कहीं पूरा जोड़ करके एक बड़ी पिक्चर बनने वाली है तुम्हारे सामने। तो पहले स्टार्ट तो छोटे से करोगे, एक तरफ से स्टार्ट करोगे बनाना, आधा पार्ट बनेगा, फिर 25%, 50%, 80, 90, 100। तो लेगो पीसेस तुम्हारे आगे फ्लिप फ्लॉप्स, गेट, एफएसएम। नाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग। अब इनसे क्या बनाने वाले हो तुम? अ बॉर्ड जनरेटर, अ ट्रांसमीटर मशीन, अ रिसीवर मशीन। ये सब तुम किससे बनाओगे? यही लेगो पीसेस से। You write a Verilog code like if clock ticks, move data. For an example, कि 1011, जब जब क्लॉक का एज आएगा, जब जब पॉजिटिव एज का क्लॉक आएगा, ये क्लॉक है मान लो, खूब बड़ी सी क्लॉक है, ठीक है, चल रही है। जब जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आने वाला है, तब तक एक क्या करो, एक बिट को राइट शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही राइट शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा? 101, और पीछे से पैडिंग आ जाएगी 0 बिट की। फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस टाइप का यूज करोगे तुम अपने लेगो को बनाने के लिए। अब लेगो है तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप्स, गेट, एफएसएम। इन तीनों का यूज करके तुम बॉर्ड जनरेटर बनाओगे, ट्रांसमीटर मशीन बनाओगे, रिसीवर मशीन बनाओगे। दिस इज आरटीएल डिजाइन। यहीं पे तुम पढ़ते हो कि तुमको ये बनाने के लिए तुमको आरटीएल डिजाइन आना चाहिए। यहाँ पे तुम कहते हो कि यू आर डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर। कहने का मतलब है कि एक ट्रांसमीटर मशीन का क्या बिहेवियर होगा? वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कैसे करेगा? एक बार में एक बिट ट्रांसमिट करेगा कि एक बार में 2 बिट ट्रांसमिट करेगा? प्रायर बिट कितनी होनी चाहिए? और ये तुम्हारा आता है इवन बिट जनरेटर होता है, ऑड बिट जनरेटर होता है। तो ये सारी बिट्स जनरेशन इन्हीं पे आती है। ठीक। अब आते हैं सीन 3। सीन 3 क्या आता है? चेकिंग द लेगो मॉडल। अब मान लो तुमने बना तो लिया, तो इससे इस लेगो मॉडल को अब चेक भी तो करना पड़ेगा। मान लो तुमने पूरे पीस बना करके कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हारा दोस्त आता है और वो उस लेगो मॉडल को शेक कर देता। योर मॉडल शुड बी दैट मच स्ट्रांग कि तुम्हारा दोस्त अगर आए और उसको शेक कर दे तो वो बिगड़े ना, वो पीसेस अपनी जगह ही रहे। अब इसको एनालॉजी इसमें वेरीलॉग में कैसे लोगे? जब तुमने कुछ कहते नहीं कि कोई, अभी तक तुम लोग ने कई बार कोडिंग थोड़ी बहुत की जो होगी, इतना मान के चलते हैं, तो कहते नहीं थे कि टेस्ट केस रन करो। तो टेस्ट केस होता है टेस्ट 1, टेस्ट 2,
दे दिया रहता है क्वेश्चन में कि इनपुट अगर ये है तो आउटपुट ये आना चाहिए, इनपुट 1 आउटपुट 1, इनपुट अगर ये इनपुट 2 आउटपुट 2। तो ये तो तुम्हारे टेस्ट हो गए, टेस्ट केस। अब जब कोड रन होता है तो पीछे से मॉडल पूरे इनफाइनाइट टेस्ट चेक करता है कि सारे के सारे टेस्ट के लिए क्या तुम्हारा कोड वैलिड है। पूरा जैसे कोई भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी इनपुट्स पॉसिबल है कोड में, उसके सबके लिए तुम्हारा कोड टेस्ट होगा। एक और एग्जांपल से समझ लो ऐसे कि मान लो तुम्हारे पास 3 बिट है, तो तुमने कोई 2 बिट के लिए इनपुट के लिए आउटपुट बना लिया है, जैसे 101 के लिए तुम्हारा आउटपुट आ गया और 111 के लिए आउटपुट आ गया, ठीक है। इन दोनों पे तुमने आउटपुट डिजाइन कर दिया। अब तुमको पता है कि 3 बिट है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 8। अब 8 कॉम्बिनेशन है, तो बचे हुए 6 कॉम्बिनेशन पीछे से एक मॉडल चेक करेगा, 6 कॉम्बिनेशंस पे इनपुट देगा अपने आप और आउटपुट चेक करेगा। जब आउटपुट वेरीफाइड होगा इसका मतलब तुम्हारा मॉडल करेक्ट है। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल वेरिफिकेशन। और फंक्शनल वेरिफिकेशन इज नथिंग बट टेस्ट बेंच, याद रखना है। तो तुम लोग अपने वेरीलॉग में एक मेन मॉड्यूल बनाओगे और एक टेस्ट बेंच बनाओगे, ठीक। मेन मॉड्यूल में तुम लोग अपना कोड लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, बिहेवियर लिखोगे। बिहेवियर मेन वर्ड है कहने का इन वेरीलॉग, ठीक। देन टेस्ट बेंच में तुम इनपुट्स दोगे हर पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्लॉक के इस इनपुट पे क्या आएगा, अगर इनपुट्स हम चेंज कर दें, बॉड रेट चेंज कर दें तो क्या होगा। वही चीज मैंने लिखी है, व्हाट इफ द रीसेट कम सडनली, पहले ही आ गया रीसेट, उस क्लॉक एज पे नहीं आया। मान लो कि रीसेट यहाँ पे क्लॉक बनाए थे ना, मान लो कि फिर से ये देखो ये आया क्लॉक, रीसेट है, पहले रीसेट मान लो यहीं पे क्लॉक के एज पे ही रीसेट हो रहा था, ये क्लॉक है तुम्हारा। लेकिन मान लो रीसेट पहले आ गया, क्लॉक तो यहाँ पे आ रहा है, तब क्या होगा इनपुट, तब क्या चेंजेस आएंगे। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल वेरिफिकेशन। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द डिजाइन बिफोर सिलिकॉन डज, क्योंकि तुम चेक कर लेना चाहते हो कि हर पॉसिबिलिटी के साथ क्या आउटपुट आ रहा है बिफोर तुम फैब्रिकेशन पे जाओ। ये बताओ सीन 3 तक क्लियर है सबको, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि नहीं। यस सर। तेज तो नहीं जा रहे, मतलब ठीक ठीक है स्पीड, हाँ सही है सर। ठीक ठीक। चल अब आते हैं सीन 4 पे, जो कि कहता है कि प्रिपरेशन फॉर द फैक्ट्री टेस्टिंग। फैक्ट्री की टेस्ट करने के लिए अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसको, जिसे कहते हैं डिजाइन फॉर टेस्ट। अब डिजाइनिंग फॉर फैक्ट्रीज कैन टेस्ट इट। अब इस चीज को हम थोड़ी देर में आगे कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डीएफटी का कहाँ रोल है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम पूरा चीज चेक करने वाले हैं, लेकिन लेट्स से सीन 4 को अपने पैरेलल में अपने दिमाग में एक जगह रख लो। हम अभी 2 मिनट में इसी पे आने वाले हैं, बट ये सीन 4 हमेशा हर सीन के साथ पैरेलल में चलता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अभी के लिए सीन 4 को बस फॉर अ सेकेंड अपने दिमाग में थोड़ा सा साइड में रख लो कि अभी हम ये डिजाइन फॉर टेस्ट बताने वाले हैं, ठीक। आओ सीन 5 पे, मेल्टिंग लेगो इनटू मेटल। अभी तक लेगो तुम्हारा तुमने मॉडल बना लिया कि भाई पीसेज ऐसे ज्वाइन करते हैं, पूरा पिक्चर बन गई है। अब उस पिक्चर को हार्ड कोर करना, कोई भी चीज हो सबसे पहले तुम 3D प्रिंटर से भी कुछ भी प्रिंट करके पहले प्लास्टिक में प्रिंट करते हैं, बिकॉज इट इज चीप, इट कैन बी रीप्रिंटेड, हर बार तुम प्रिंट करके चेक कर सकते हो, कोई इतना नहीं है। बट वंस द डिजाइन इज परफेक्ट और तुम्हारी पार्ट्स उसमें फिक्स हो जा रहे हैं, देन यू गो फॉर मेटल माउंट, कि मेटल के ब्लॉक्स अब चाहिए तुमको, क्योंकि वो हार्ड होंगे, ड्यूरेबल होंगे, ठीक, जल्दी टूटेंगे भी नहीं, उसमें जो भी चीज होगी, जो भी फंक्शनल पार्ट होगा वो सेफ होगा। इसी के लिए जो चिप्स हैं वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं अंदर, ठीक है।
उनकी जो वायरिंग होती है ना, वो गोल्ड की वायरिंग होती है। तो melting Lego into metal is nothing but synthesis. Your Lego model is now melted and reshaped into real metal gates, and this is called the RTL to gate synthesis. Now coming to placing the scene 6, placing the blocks on city map. देखो, अब जब पूरा हर चीज तुमने ब्लॉक्स ये सब बना दिया, नाउ assume it like a city. एक एक पूरा जगह है, पूरा इमेजिन एज अपनी सिटी को कोई अपने जैसे दिल्ली को ही एज्यूम कर लो। यू डिसाइड कि यूएआरटी रखना कहाँ है, नियर टू द सीपीयू, ठीक, या तो आईओ नियर टू द चिप एज, ठीक, इनपुट आउटपुट के चिप एज पे रखना है। दिस इज नथिंग बट फ्लोर प्लानिंग। ये तुम्हारा, अब यहाँ से तुम कहाँ पे आ गए हो? फ्लोर प्लानिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ मोर और लेस बैक एंड पार्ट होता है, ठीक, फ्लोर प्लानिंग। जहां से तुम फ्लोर प्लानिंग पे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक, एज अ बैक एंड। नाउ बिल्डिंग रोड्स बिटवीन हाउसेस, जो तुम लोग एक चिप देखते हो, एक एक आर्डिनो का बोर्ड देखते हो या फिर कोई भी बोर्ड देखते हो, उसमें हर लोकेशन पे कहीं पे जैक होता है, कहीं पे पावर सप्लाई दिया, कहीं रजिस्टर्स रखा है। क्यों वो वहां पे प्लेस्ड है? क्यों नहीं वो आईसी के पास प्लेस हो सकता है, जस्ट बैक टू द आईसी? जो तुम कहीं कहीं जो राउटिंग देखते हो, उसमें देखते हो कहीं जगह पतली है, कहीं जगह मोटी राउटिंग है। क्यों ऐसा है? दिस इज नोन एज प्लेसमेंट एंड राउटिंग। इसी इसी का पार्ट है प्लेसमेंट राउटिंग। देखो, जब वायर्स में करंट, वो एरिया कम होगा तो कम करंट फ्लो होगा, कहीं कहीं कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। एज्यूम एट लाइक हाउसेज एज अ गेट्स, ठीक। मान लो ये गेट 1 है, गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4, ठीक। रोड्स एज अ वायर, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट, ये वायर ऐसे करके कनेक्ट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक। रोड्स एज अ वायर। सम रोड्स आर लॉन्ग, जैसे कि मान लो ये वाला रोड, ये वाला रोड लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है। टू G3 to G2 वाला रोड देखो, यहाँ से G2 और G3, ये वाला रोड लॉन्ग है। तुम चाहते हो तो तुम इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? देयर आर सम रूल्स और देयर आर सम लेटेंसी, वो सब पावर ये सब देखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट एंड राउटिंग, ठीक। ये तुम अभी तक क्या बना चुके हो? तुम हर गेट्स बना चुके हो, तुम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर चुके हो, तुम सब कुछ चुके हो, तुमको बस बोर्ड में ये सब चीजें रख रहे हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम लेमैन में, ठीक। कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, रजिस्टर्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक। पैरेलल में सारे रजिस्टर्स रख दो, कनेक्शंस तुम ऐसे 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 कर लेना, ठीक। तो तुम जब भी बोर्ड देखोगे खोल के, तो तुमको दिखेगा उसमें कि प्लेसमेंट एंड राउटिंग बहुत सिमेट्रिकली की जाती है, और इट इज नॉट बाय हैंड, इट इज डन बाय क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मशीन कहते हैं उन्हें, उन पे की जाती है। सीन 8 कहता है चेकिंग इफ एवरीवन रीचेस ऑन टाइम। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोड बना तो दी, ले डिजाइनिंग कर दी, राउटिंग कर दिया, सब कर दिया, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हर, अगर ये गेट 1 G1 एक टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या साइमल्टेनियस गेट 4 रिस्पॉन्स कर पा रहा है कि नहीं? तो डीएम चेक करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेक करता है कि हमारा कि रोड्स सही है कि नहीं, गड्ढे तो नहीं है, ये सब प्रॉब्लम एज एन एनालॉजी समझो, एज अ स्टोरी। इसमें हम कुछ तुम लोग को मेन हिडन सीक्रेट्स नहीं बता रहे, बट एज अ, तुमको आइडिया क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है इसमें, मतलब एज अ डिजाइन इंजीनियर तुम कहाँ पे जाके लाइफ को देख रहे हो अपनी। डज डेटा रीचेस बिफोर द क्लॉक डेडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन।
कि भाई जब क्लॉक का एज आता है क्या तभी डेटा आ रहा है, क्या उसके पहले डेटा आ रहा है या फिर बाद में डेटा आ रहा है। अगर डेटा लेट आ रहा है तो वो जो रोड्स हैं उनको वाइडन करो, मतलब वायर्स को वाइडन करो, ठीक। या तो हाउस को मूव करो, इट मींस गेट्स को मतलब दूसरी तरफ अलाइन करो, या फिर शॉर्टकट्स ऐड करो। दिस इज मेन स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस which is most important in क्वेश्चन पेपर। तुमसे तुम सबसे ये हर क्वेश्चन मतलब हर रिटन टेस्ट में तुमको मिलेगा स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। फाइनल इज सीन 9 is final inception before factory which is called sign off. Sign off is nothing but tape out, टेप आउट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि रूल्स सारे फॉलोड हो चुके हैं, डिड वी बिल्ड व्हाट वी हैव प्लान्ड, ठीक। इन सबका जब एक बार चेक कर लेते हैं एज अ डिजाइनर, तब हम कहते हैं कि आईसी टेप आउट हो गई है। ये वर्ड मैंने परसों ही सुना था जब विजिट के लिए गए थे कंपनी में, तो तब पता चला था मुझे कि टेप आउट कहते हैं। साइन ऑफ इज नथिंग बट टेप आउट। वहां पे इंडस्ट्री में इस टेप आउट को ही साइन ऑफ कहते हैं। इसका मतलब your chip is manufactured and it is handed to you with board. Scene 10 है factory builds the chip, fabrication, chip is manufactured and you finally had silicon in your hands. एंड जब आ जाता है ना, जब मैन्युफैक्चर करके पूरा बोर्ड जिसमें आईसी लगी होती है, तब उसे लास्ट स्टेप होता है जिसे कहते हैं पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन। एक तुम प्रॉपर सा यूएआरटी का डेटा डालते हो हेलो, और वो प्रिंट हो जाता है डिजिटल चिप इज अलाइव। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से होकर के आया है वो सही है, हम आगे इसको अपने जिस भी एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट एक तुमको बताता है कि तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हुआ। लेगो ब्लॉक्स, आरटीएल डिजाइन, सबसे छोटे छोटे तुमने फंक्शनल ब्लॉक बनाए, उन सब ब्लॉक्स को एक साथ रखा, एक साथ रखने के बाद एक लेगो बन गया, बड़ा सा लेगो, ठीक। उस बड़े से लेगो को तुमने फंक्शनल वेरिफिकेशन की, इट मींस कोई आया उसको छेड़ने की या फिर खूब सारे एब्रप्ट इनपुट्स डालने की कोशिश किए, क्या तुम्हारा आउटपुट उन सबको सही से आप प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो हो गया फंक्शनल वेरिफिकेशन। वंस द फंक्शनल वेरिफिकेशन इज डन, देन व्हाट इज मेल्टिंग, तुम अब डीएफटी पे आ रहे हैं अभी हम। फिर तुम्हारा सिंथेसिस मतलब मेल्टिंग, मेल्ट करके तुम उसको प्रॉपर मेटल में ले आओगे जिसे कहते हैं आरटीएल गेट सिंथेसिस। अब उसका फिर राउटिंग, अब जब सारे आईसी छोटे छोटे बन गए, इट मींस गेट्स बन गए, ठीक। तो उनको तुम बोर्ड पे, बड़े से बोर्ड पे प्लेस करोगे। प्लेसिंग में क्या होता है कि कहाँ प्लेस करोगे, सारे आईसी एक साथ प्लेस करना नहीं, कहाँ प्लेस करना है, कहाँ रजिस्टर रखना है, कहाँ एलईडी जलाना है, ठीक, कहाँ कैपेसिटर रखना है, इंडक्टर रखना है, ये सब कहाँ पे काम आता है, फ्लोर प्लानिंग। फिर प्लेसमेंट एंड राउटिंग आता है कि वायर्स कैसे रखने हैं, किधर रखने हैं, किस तरफ से जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करेगा कि शॉर्टेस्ट। चेकिंग इफ एवरीवन रीचेस ऑन टाइम, इट मींस सिग्नल्स आर रीचेस ऑन टाइम। क्लॉक के उस एज पे क्या सारे सिग्नल्स सही टाइम पे पहुंच रहे हैं। और फिर लास्ट होता है साइनिंग ऑफ। फिर तुम कहते हो कि फैब्रिकेशन इज डन एंड पोस्ट जब आ जाती है चिप, तो एक लास्ट चेक करते हो कि पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन। पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन की एक अलग ही टीम होती है जो इन सब चीजों को चेक करती है। अब आओ तुमको एक दो अलग स्टोरी, इन सब में मैंने ये नहीं बताया कि एफपीजीए और एसिक कहाँ। FPGA, where FPGA fits in the digital front-end story. In our example, before sending design to factory, imagine this situation. मान लो कि तुमने डिजाइन बनाया और उसको फैक्ट्री को भेज दिया कि टीएसएमसी को भेज दिया, ये इसको मैन्युफैक्चर करके मुझे भेज दो। उसने फैब्रिकेट किया और भेज दिया। अब तुमने फिर चेक किया, पता चला खराब निकल गया। देखो तुम्हारा मनी टाइम दोनों वेस्ट जाएगा, ठीक। फैब्रिकेशन ऑन एसिक कॉस्ट करोड्स ऑफ रुपीज एंड टेक्स मंथ्स। एसिक इज नथिंग बट, जिसको बता दे, किसी को भी ना पता हो तो, या फिर किसी बस एक एब्रिवेशन बता दे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक आईसी बनती है, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एसिक। जो
कंपनी से बन के आता है उसे कहते हैं एसिक। नाउ एक इसी चीज को ये मतलब पैसे बर्बाद करने और टाइम को कंज्यूम करना हो इतना, तो इंडस्ट्री कहती है कैन वी डू समथिंग which can save money and time as at the same time. So yes, we can test our design in real hardware before risking fabrication. How it is done? Use of FPGA. FPGA is Field Programmable Gate Array. एक बड़ा सा बोर्ड होता है FPGA का, उसमें तुम बार बार उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से वो RTL डिजाइन के कोड्स उसमें डालोगे, ठीक, आइदर यूजिंग Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर, ठीक, या तो तुम ये भी यूज सकते हो इंटेल का, तुम एक आता है तुम्हारा इंटेल का सॉफ्टवेयर, ठीक है, कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्टेक्स आता है इंटेल का, ठीक, और Xilinx Vivado आता है AMD का। इन दोनों में से तुम जो भी यूज करके FPGA बोर्ड में अपना कोड अपलोड करते हो RTL वाला, और तुम चेक करते हो कि अगर जब कभी भी हम अपना बोर्ड फैब्रिकेट करके मंगवाएंगे तो हमारा ऐसे ही प्रोड्यूस होना चाहिए आउटपुट जैसे FPGA में आ रहा है। तो रोल ऑफ एन FPGA ASIC डिजाइन इंजीनियर इज sits between RTL and ASIC fabrication. Their job is write the synthesizable RTL, ठीक, make it run on FPGA for early testing and ASIC final silicon. आखिरी जब सिलिकॉन बन के आ जाता है तो एक और बार उसमें भी कोड डाल के चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारा प्रॉपर सही है, ठीक, विच इज नथिंग बट पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन, जो कि आखिरी सीन था, आखिरी स्टेप था, ठीक। नाउ हेयर कम्स DFT। तो भाई DFT का क्या रोल है? डिजाइन फॉर टेस्ट का क्या काम है? ये FPGA तो चेक कर ले रहा है कि भाई पहले जब RTL तुम्हारा बन जा रहा है, और तुम्हारा ASIC तुम्हारा चेक कर ले रहा है कि जब फाइनल वैलिडेशन होता है। DFT कहाँ फिट हो रहा है? DFT is used to test an ASIC after it is manufactured। जब ASIC बन के आता है ना आखिरी स्टेप में, तो उसी को कहते हैं डिजाइन फॉर टेस्ट, कि हाँ भाई बन गया, अब इसके ऊपर चेक करो। ASIC को चेक करता है यहाँ पे DFT एकदम वैलिडेशन पार्ट पे, यहाँ पे पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन पे। एक तो काम DFT का ये होता है, डिजाइन फॉर टेस्ट। FPGA डज नॉट नीड DFT। FPGA को नहीं यूज चाहिए, FPGA ऑलरेडी रीप्रोग्रामेबल है। इस पे टेस्ट नहीं, तुम इस पे डायरेक्ट कोड डालोगे, FPGA पे चेक कर सकते हो, ठीक। तो FPGA इज फिट्स बिटवीन RTL and ASIC। RTL is last step, sorry, ASIC is the last step, RTL is the second step, that is design। और आखिरी ASIC कैन नॉट बी शिप्ड विदाउट DFT। ASIC हमेशा, एक तो जो तुम कोड डाले हो ना, वो वहां से भी शिपिंग होने से पहले भी वो चीज टेस्ट होकर के आएगी। वो रिजल्ट्स वो भेजते हैं कि हमने सही फैब्रिकेट करके भेजा है, अब आपके पास पहुंचता है और आप उसमें कुछ खराब कर देते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दीज आर द रिजल्ट, और आपके कोड के अकॉर्डिंग ये है। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा DFT टेस्ट करके ही तुम्हारा चिप भेजती है। तो इट इज कंप्लीट एंड RTL डिजाइन का क्या रोल होता है फॉर रियल इंडस्ट्री इन अ डिजिटल डोमेन। तो ये तुम लोग को क्लियर है, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिला कि कैसे है क्या है। हाँ सर, आइडिया मिला, पर एक्चुअल में एफपीजीए मतलब वहाँ पे क्या करते हैं वो डिटेल्स में क्लियर नहीं हुआ। FPGA, हाँ मतलब वो जो एफपीजीए है उसमें हम रन करते हैं, फिर उसी कोड को हम ASIC पे रन करते हैं, ऐसा कुछ। उसको कहाँ करते हैं एक और बार बोलो। ASIC मतलब हाँ वो जो एसिक पे, एसिक है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे मतलब सेम कोड को हम एसिक पे रन करके देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अच्छा 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 सुनो। देखो RTL कोड है, ठीक, RTL कोड है, उसको तुम FPGA पे रन करते हो। जब तुम टेस्ट कर रहे हो अपना जो रिटर्न कोड है ना, डिजाइन जो तुमने बिहेवियर लिखा है, मॉड्यूल लिखा है वेरीलॉग में, वो तुम FPGA पे अपलोड करते हो। FPGA एक बोर्ड है, उसमें तुम अपलोड करते हो, उसमें LEDs जलती हैं, उसमें उससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तुम अपने सीरियल मॉनिटर पे देखते हो
कि अच्छा ये वेव फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स हमारे जो डिजाइन मैंने वेरिलॉग में लिखा है वो सही है, और जो बोर्ड है वो ऐसे वर्क कर रहा है, ओके इट इज फाइन, माय बोर्ड इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू अ एप्लीकेशन स्पेसिफिक। नाउ एफपीजीए बोर्ड बहुत बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता है, उसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और वो बहुत महंगा होता है। एसिक बहुत कम कॉस्ट का आता है, और वो केवल एक ही बार फैब्रिकेट होता है, तुम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। मतलब एफपीजीए ऐसा समझ लो कि तुम्हारा वेरिएबल है, और एसिक तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को तुम चेंज नहीं कर सकते। वंस इट असाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू, बस वो है कांस्टेंट, उसमें तुमने एक एप्लीकेशन डाल दिया, मान लो कि फैन रेगुलेटर का, ठीक, तो एसिक में केवल फैन रेगुलेटर की ही सिस्टम के इनपुट्स हैं बस, और कुछ नहीं, उसमें फालतू के और कोई पोर्ट्स नहीं है, कोई रेजिस्टर्स नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो कोई बहुत बड़ा चिप है, छोटी सी चिप हो बन जाती है ऐसे करके, ठीक। अच्छा, हाँ क्लियर हो गया। और एफपीजीए इतना बड़ा बोर्ड होता है ऑलमोस्ट, ठीक, उसमें बहुत पोर्ट्स होते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि यार देखो वो रिम प्रोग्रामेबल है, एफपीजीए में भी लिखा है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ठीक, उसमें तुम रोबस्ट एप्लीकेशन खूब सारे, तुम मान लो कि तुमको वॉशिंग मशीन चलाना है तो वो कैसे बिहेव करे, फैन रेगुलेटर, एसी, हर चीज तुम चेक कर सकते हो एफपीजीए को एज एन इमेजिनरी ह्यूमन बना करके। तुम एफपीजीए आज के टाइम पे तुम उसको फैन रेगुलेटर, बट एफपीजीए एक भारी और बड़ा एरिया कंज्यूमिंग है, हाई पावर कंज्यूमिंग है, वो तुम हर जगह नहीं लगाओगे भाई। 1.5 लाख का एफपीजीए आ रहा है, तो 1.5 लाख का वॉशिंग मशीन में उसको छोड़ के भी तो कई चीजें लगती हैं, तब तुम वॉशिंग मशीन 1.5 लाख का तो कोई नहीं लेने वाला है। आई थिंक वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा आ जाता 40 to 35,000 में। उसमें जो कॉस्ट आता है ना, मदर बोर्ड जो कहते हैं, नहीं हर चीज की एक मदर बोर्ड होती है, उस मदरबोर्ड में ये हार्ट होता है मदरबोर्ड का, एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बोल रहे हैं ना, आईसी, यही है वो आईसी, ठीक। अभी क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है, क्लियर है। ठीक, तो जब हम तुमको आरटीएल के कोड्स दिखाएंगे ना, जैसे जैसे तुम आरटीएल समझोगे, डिजाइनिंग समझोगे, तब तुमको ये समझ में आएगा कि इसको एफपीजीए पे अपलोड करना हो तो कभी तो काम आएगा। अभी के टाइम तुमको प्लेसमेंट के टाइम तक कुछ एफपीजीए का अपलोडिंग का नहीं आएगा कि कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने एफपीजीए बोर्ड पे अपलोड करके देखा है क्या ये कोड। नो वन आस्क फॉर इट, क्योंकि ये कोड एफपीजीए पे नहीं अपलोड करते हैं। मतलब कि बहुत भारी एप्लीकेशंस होते हैं, उनको देखा जाता है। अब इनकोडर डिकोडर को चलाने के लिए एफपीजीए पे नहीं चलाते, तुम चला सकते हो। जब तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर तुमको मिले तो तुम इनकोडर और डिकोडर तुम एफपीजीए बोर्ड पे चला सकते हो, यू कैन ट्राई फॉर दैट, ठीक। चलो तो अब कुछ चीजें लिखो तुम लोग, हेडिंग हम डाल रहे हैं 10 मिनट्स, और हम एक चीज पे और फोकस करेंगे, मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम तुम लोग को दो आज बहुत बेसिक कोड्स बताएंगे, और उन कोड्स के बारे में बताएंगे वो क्या है, और उसके जो जो टेक्स्ट लिखे हैं तुमको वो बताएंगे। कल से हम तुमको पेपर्स के 2 क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट, मतलब कल से पेपर्स के क्वेश्चन बताएंगे, आज थोड़ा सा ये बताना था इसलिए आज पेपर का नहीं बता रहे। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर का बताने के लिए थ्योरी वाला वो हम कल से तुम लोग को 1 घंटा रखेंगे, और वेरीलॉग का कोड तो चलेगा ही साथ में, ठीक। तो एक टॉपिक की हेडिंग लिखो, हायरार्किकल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स। बहुत छोटा सा एक पार्ट है जो कि शायद समझना जरूरी है तुम लोग के लिए। तुम लोग लिख रहे हो तो मैं रीड करूं? यस सर, रीड कर दीजिए। ठीक है, चलो।
तो चलो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इसमें कि अंडरस्टैंडिंग टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप डिजाइन मेथोडोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप डिजाइन मेथोडोलॉजीज। तो एक है, हम की पॉइंट बस लिख दे रहे हैं इसमें, बाकी सर स्टेटमेंट आप अगर तुम लिख ही लोगों को दीजिए, लिखना है। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको तब लिख देना। चलो अंडरस्टैंडिंग टॉप टू डाउन एंड bottom to up design for digital design। ठीक, अब ये टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप डिजाइन क्या है? देखो, एक होता है टॉप ब्लॉक, ये सबसे अपर मोस्ट लेवल होता है। ठीक, इनसे छोटे 4 ब्लॉक्स बनते हैं, जिन्हें कहते हैं सब ब्लॉक। लेवल मान लो 1 है, सब ब्लॉक 2, सिमिलरली ये 3 और ये तुम्हारा 4। लास्ट में ऐसे ही करते करते बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, जिन्हें कहते हैं लीफ सेल। ये सब लीफ सेल है। हो सकता है अभी ये चीज समझ में, टॉप ब्लॉक क्या है, सब ब्लॉक क्या है। चल अब समझाते हैं कि ये तुमको मैच कैसे करना है, इसका अपने उसमें यूज कैसे करना है। अच्छा, तुम लोग ये जानते हो हाफ एडर फुल एडर? इतना बेसिक क्लियर? मतलब बस बस ये बता दो, हाफ एडर फुल एडर जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं सर। हाँ ठीक, सबको आता है? यस सर। ठीक, देखो ये चीज पता है क्या फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर नहीं पता है तो हम तुमको बता रहे हैं कि जब फुल एडर बनाते हैं तो वो क्या रिक्वायर्ड करता है? दो हाफ एडर, हाफ एडर 1, हाफ एडर 2। ये चीज पता है? एक फुल एडर दो हाफ एडर से मिलके बनता है। ये चीज क्लियर है भाई? क्योंकि हमको यहाँ पे रिस्पांस चाहिए, तभी हम आगे बता पाएंगे, क्योंकि ये Yes, sir. मेथोडोलॉजी समझना Clear है। जरूरी है ना? और देखो बेशरम होकर के पूछ लो, मैं इसी के लिए बता रहा हूँ कि जहां तक हो मुझसे जितना भी हम तुम लोगों को करवाएं, एटलीस्ट वहां तक कोई डाउट ना रहे। ठीक, अगर ये भी नहीं पता कि नहीं पता तो बता देना हमको। ठीक, कि एक फुल हेडर जब बनाते हैं
तो वो दो हाफ एडर से मिलके बनता है। एक हाफ एडर में क्या होता है, ए और बी बिट्स होते हैं, दो होते हैं, एंड ए बी। XOR होता है और एक एंड होता है। ये बताओ एंड क्या आउटपुट देता है और XOR क्या देता है? कौन सा सम है, कौन सा कैरी है, प्लीज बताओ। सर सम जो है एक्सओर होगा शायद। ठीक है, और कैरी तुम्हारा एंड। ठीक, ये A XOR B तुम्हारा सम है और कैरी है A.B। ठीक, अब आते हैं, ये बच्ची छोटा सा हाफ एडर दिख गया तुमको? ठीक, हम तुमको बनवा ही रहे हैं, हम तुम लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रखेंगे कि तुम लोग अगर पूछ भी नहीं रहे हो कि दो हाफ एडर से बना कैसे। छोटा सा हाफ एडर बन गया, इसके ऊपर लिख हाफ एडर 1। ठीक, एक और सिग्नल आता है C। देखो C, C आया, ये सम का सिग्नल थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और C के साथ XOR कर दो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? A XOR B XOR C। ये क्या है, सॉरी C, ये है तुम्हारा सम। ये सम का आउटपुट किसका है? ये सम का आउटपुट है फुल एडर का। आया? देखो फुल हाफ एडर से फुल एडर बन रहा है। एक हाफ एडर तो तुमको दिख गया, एक हाफ एडर में होता है एक एंड गेट एक XOR गेट, दूसरा हाफ एडर नहीं दिखा अभी तक। ठीक, लेकिन फुल एडर का एक आउटपुट तो बन गया सम। ठीक, कैरी में क्या होता है? कैरी का कोई किसी को एक्सप्रेशन पता है? कैरी बी प्लस बी सी एक्सप्रेशन प्लस ऑफ सी AB प्लस BC प्लस CA। बहुत बढ़िया। एक और एक्सप्रेशन मेरे लिए हमेशा याद रखना, और हर बार तुम लोग के हर रिटन टेस्ट में काम आने वाला है। ठीक, वो होता है, ध्यान से देखना, AB। अब कभी नहीं भूलोगे, आई कैन गारंटी दैट। देखो C कॉमन ले लो, C कॉमन लिया, B XOR विथ A कर दो, बस। ये और ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम है। परेशान मत होना कि ये कैसे चेंज हो गया। कभी टाइम मिला या फिर तुम अपने टाइम के लिए A XOR B को तुम खोल सकते हो। A XOR B को लिखते हैं A बार B प्लस B बार A। हम ज्यादा भटकना नहीं चाहते, बट प्लीज इस इतने तक बेसिक हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक, A XOR B को यहाँ पे पुट कर सकते हो तुम, और तुम C से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुमको ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक, बट दिस इज द मोस्ट इफिशियंट वे टू राइट दिस वन। अब सर तुमको यहाँ इसके पे हम दो अगर रीजन। हाँ यहाँ पे अगर C कॉमन ले जाए तो नॉर्मल A हाँ प्लस बी क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हाँ, ये अरे BC वो कुछ प्लस चीज ये है। कुछ, हाँ 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 हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा डाउट, लेकिन कुछ मतलब चीजें अगर कभी कभी। CB प्लस सी होता तो B प्लस ए होता, जैसे हाँ BC हाँ प्लस हम, सी। अरे नहीं, उसके लिए मत परेशान हो, ये एक याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, मैं तुमको बोलते रहा हूँ, ये तुम कभी खोल के देखोगे और तुम AB से कॉमन कर लोगे। देखो, एक बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने के कई तरीके होते हैं, ये पता है कि नहीं? कौन बोल रहा हाँ, था? है नहीं ना? नहीं ये हाँ हाँ ये पता है ना कि एक बुलियन एक्सप्रेशन को तुम अक्षय ना,
हाँ हाँ, बहुत तरीकों से लिखा जाता है, क्योंकि हम कहाँ पे जाके एंड करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक तरीका है कि हम तुमको बस ऐसा याद कर, क्योंकि अभी तुमने किसने बोला था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसको याद था ये? बोले भाई, किसको याद था ये? मुझे। हाँ, तो पता है इस एक्सप्रेशन में इतनी खास बात क्या है? ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, या ये नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बहुत कुछ है। ठीक, ये कैरी आउट, फुल एडर का कैरी आउट का एक्सप्रेशन है, इसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब डिजिटल में क्वेश्चंस करवाएंगे तो ये कई बार आएगा। और इसके दो तरीके हमेशा याद रखने के देख लो, कि ए बी प्लस, क्योंकि ऊपर वाला याद रखना सबके लिए आसान है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सबको याद रहता है ये वाला। उससे ये कैसे याद रखना, ये आज मैंने बताया। ए बी लिखो, सी कॉमन लो, और प्लस की जगह एक्सॉर करना, ध्यान से सुनना, प्लस की जगह एक्सॉर करना। ठीक, अब जो लिखा है उसको बना लेते हैं। तो देखो, ए एक्सॉर बी तो हमारे पास यहाँ पे है, दिख रहा है सबको? ए एक्सॉर बी हमारे पास है, और हमको मल्टीप्लाई करना उसको सी के साथ, और ए और बी के साथ और करना। तो और करेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन सी के साथ तुम्हारा ये हो गया सी, तो तुम्हारा वायर थोड़ा सा, हाँ चलो, ये डॉट देखना, बड़ा वाला जो बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये और ये सी के साथ ये हो गया एंड, बढ़िया सा आउटपुट क्या आया? सी एंड विथ ए एक्स और बी। आई थिंक यू गॉट योर सेकेंड फुल हाफ एडर। हाफ एडर टू मिल गया, एक हाफ यस एडर में सर। एक एंड गेट है, एक्स और मिल गया। ठीक, क्या? अच्छा, अभी तक मैंने क्या कैरी का एक्सप्रेशन कंप्लीट किया? नहीं किया। कैरी का एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा ए बी और सी एक्सॉर का और कर दो, और ऑपरेशन कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस सी ए एक्सॉर बी। ये है फुल एडर का सेकेंड आउटपुट, जिस इज कॉल्ड कैरी आउट। तो देखा एक फुल एडर कैसे बना? आज से याद रखना, एक फुल एडर दो हाफ एडर से बनता और एक और गेट। सब भूल जाते हैं, कोई ये नहीं याद रखता है कि वो एक और गेट नहीं यूज कर रहे हैं। एवरीवन सेज कि दैट अ फुल एडर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ एडर, बट तुम लोग हमेशा याद रखना, फुल एडर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ एडर विथ वन और गेट। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट। सो क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ तो हम इन्हीं का आरटीएल डिजाइन आगे तुम लोग से करवाने वाले हैं वेरी लॉन्ग में। दिस इज गोइंग टू बी, और मतलब समझ लो 8 से 10 क्लास पहुंचोगे तब जाके तुम इसको बना पाओगे। दिस इज दैट मच हार्ड एंड इजी एज वेल, दोनों ही एट द सेम टाइम कह रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में ही तुमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। सारी बेसिक्स, जितने छोटे छोटे बेसिक्स हैं, सब इसमें कवर होंगे और वही पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई भी डाउट, हम 2 मिनट रुक सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी कोई भी तरीके का। नहीं है किसी को? बोल दो यार। तो आगे बढ़े फिर हम।
यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो देखो भाई, तुम लोग ने क्या बनाया, एक बड़ा सा फुल एडर बना दिया यूजिंग 2 हाफ एडर एंड 1 ऑर गेट। ये हो गया, हम दे देते हैं इसको नाम फुल एडर, लिख दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब क्रोनोलॉजी समझो, जो अभी बगल में बताए हैं, ये टॉप लेवल टू सब लेवल फिर लीफ। अच्छा मैंने तुम लोग से क्या करवाया, सबसे पहले मैंने तुमको फुल एडर पूछा था, फिर मैंने पूछा तुमको हाफ एडर आता है। मेरी बात तो ध्यान से सुनना कि मैं तुमसे पूछ कैसे रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली वो ऐसे ही जुड़ा है। जब डिजाइनर आपसे पूछता है कि, या फिर तुमको कहो कि तुमको किसी सुबह ये मन किया कि फुल एडर बनाते हैं, तुमको नहीं पता फुल एडर क्या है, कैसे है, तुमको ये पता है कि 3 बिट को एडिशन करना ही फुल एडर कहलाता, बस तुमको ये पता है। तुमको पता है कि 3 बिट का एडिशन, दैट इज a plus b plus c इज फुल एडर, बस तुमको ये पता है। a प्लस b प्लस c के 2 आउटपुट हैं, एक सम कैरी आउट पहले होता है, फिर कॉमा सम, ये होता है तुम्हारा। यू ओनली नो दिस मच, तुमको बस यही पता है। एक सुबह तुम उठे और तुमको ये पता है कि तुमको बोल दिया गया प्लीज राइट द कोड फॉर a प्लस b प्लस c इन इज नथिंग बट सी आउट कॉमा सम, बस इतना तुमको पता, ठीक है। तुमने फुल एडर को एनालाइज किया, जब सर्किट बनाया तो तुम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एडर कंसिस्ट ऑफ हाफ एडर्स, half adder 1, half adder 2 and 1 OR gate, okay, ठीक। Now full adder, now I'm connecting, full adder is nothing but your top level block, ठीक। What is your sub level block? Half adder 1, half adder 2, आज 2 ही हाफ एडर की जरूरत पड़ी, लीव अबाउट 3 and 4 हटा लो, ठीक। अपने दिमाग में रखो हाफ एडर 1 2। लीव सेल्स क्या हो गई, आओ वापस। अब एक हाफ एडर में क्या यूज हुआ, एक एंड गेट, एक और गेट। तो लेट से एंड गेट 1 और गेट 1 एंड और क्या कहते हैं, एक्सऑर है, सॉरी, एक्सऑर 2 एंड 2। तो ये तुम्हारे हो गए लीफ सेल्स, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, सॉरी, एंड गेट, एक्सऑर। तो अब तुमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये मेथोडोलॉजीज क्या है। यस सर। तो जो और गेट है वो भी तो सब ब्लॉक ही होगा ना, हाँ, जो नहीं हम नहीं नहीं, फुल एडर। हम आ रहे हैं, ठीक है, ठीक। नहीं, अब हम एक चीज बता देते हैं, सब ब्लॉक्स होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई ग्रुप्स ऑफ एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, इन सबको कंसिस्ट करते हैं। और गेट इज ऑलरेडी अ बेसिक ब्लॉक। क्या अच्छे बताओ, और को बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या अक्षय? नहीं मतलब वो खुद ही एक खुद ही में इंडिपेंडेंट गेट बेसिक है। है, खुद ही में लास्ट है, हाँ वो है कि नहीं? हाँ। आ रहा है ना मन से, वो खुद ही में लास्ट। इवन XOR कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एक्सक्लूसिव और तुम्हारा और नीचे टूट सकता है। XOR इज ऑल्सो अ सेकेंड सब लेवल ब्लॉक। XOR को तुम एंड और में तोड़ सकते हो कि नहीं? यस यस। हाँ, अब तुमको समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि लीफ सेल कौन सी है। लीफ सेल इज एंड गेट और गेट, ये दोनों गेट को यूज करके तुम कोई भी बना सकते हो लॉजिक। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, सॉरी, 3 गेट होती है ना बेसिक्स, एंड, और एंड नॉट। ये दीज आर 3 बेसिक गेट्स। जब गेट्स पढ़ाया जाता था तो कहते थे कि ये 3 बेसिक गेट्स हैं। आज तो पता चल रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। इन 3 गेट से तुम नैंड बनाते हो, नॉर बनाते हो, एक्सक्लूसिव और बनाते हो, और उन सब का यूज करके तुमने हाफ एडर बना लिया, उन सब का यूज करके तुमने फुल एडर बना लिया।
तो अभी पिक्चर क्लियर है? ऋतिक, यस यस सर। पारुल, है कि नहीं? कौन कौन ज्वाइन हुआ है? 13 पीपल। तुम लोग सो तो नहीं रहे हो यार? बोर तो नहीं करने? नो शेट। नो नो सर। सर। नहीं, समझ आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? चलो यार, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो तो ना। तो क्योंकि वर्चुअल में है ना, तो यार सच में पहली बार हम भी आज इस तरफ है स्क्रीन के, तो मुझे भी फेस हो रहा है कि यार थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहे ना। तो थोड़ा ज्यादा नहीं, हम तुम लोग को भी कहेंगे कि मुझे भी समझ में आया कि हाँ तुम लोग कैचअप कर रहे हो। अच्छा, अब ये हो गया कि मैंने तुमको कहा एक सवेरे तुम लोग उठे और तुम लोग ने ऊपर से हायरार्किकल चालू किया, कहा कि भाई फुल एडर बोला है सर ने बनाने को, मैंने हाफ एडर बनाया। हाफ एडर के बाद फिर मैंने देखा कि उसमें एक्सॉर चाहिए और चाहिए। ठीक, चलो ठीक, ये हो गया ना तुम्हारा टॉप टू डाउन मेथोडोलॉजी। ये आई एम हाईलाइटिंग दिस, ये अभी जो बताए हैं। तो बॉटम टू अप क्या है? कुछ है क्या, अलग है क्या कुछ? नहीं, सुनो, बहुत बेसिक, यही एग्जांपल समझो, यही एग्जांपल है तुम्हारे सामने। अब कोई और दिन उठो और तुम्हारे पास केवल गेट्स हैं। कौन से गेट्स हैं? लीफ नोड्स हैं तुम्हारे पास, एंड है और है नॉट है। ठीक, मैंने तुमको बोला कि यार एंड और नॉट से, एक मिनट, मैंने तुमको बोला कि एंड और नॉट से तुम एक्सऑर बना लो, एक्सक्लूसिव और बना लोगे? तुम कहोगे यस। हम एक ब्लॉक बनाएंगे एक्सक्लूसिव और का। एक्सक्लूसिव और होगा लेट्स से ए बार बी प्लस बी बार ए। मतलब इसमें क्या लगेगा? 2 एंड गेट, 2 नॉट गेट, एक और गेट। ये एक बना देगा तुम्हारा एक्सऑर गेट। तुमने कहा ठीक है सर, मैंने एक्सऑर बना दिया, आपने मुझे बेसिक गेट्स दिए थे, मैंने लीफ नोड दिए थे तुमको, बस ये। ठीक, तो तुमने बोला कि सर मैंने एक्सऑर बना लिया। अच्छा, मैंने कहा कि एक्सऑर बना लिया तुमने, तो एक काम करो, नैंड क्या कहते हैं, एक्सऑर बना लिया, अब तुम बनाओ, तुम हाफ एडर बनाओ मेरे लिए। तो मैंने तुमको हाफ एडर का एक्सप्रेशन दे दिया, हाफ एडर बनाया, बोला लेट्स हाफ एडर दिया, और मैंने तुमको उसका एक्सप्रेशन दे दिया कि सम के लिए आउटपुट होगा ए एक्सऑर बी और कैरी के लिए होगा ए डॉट बी। अच्छा, तो तुमने कहा ठीक है सर, मेरे पास मैंने एक्सऑर कर अभी बनाया है, मैं उस एक्सऑर का यूज करूंगा। तो तुमने एक एक्सऑर गेट ले लिया, एक एंड गेट ले लिया। तुमने कहा ठीक है सर, मैंने बना लिया एक हाफ एडर, डन। अब मैंने तुमसे कहा कि प्लीज मेक वन फुल एडर। तुमने कहा, और तुमने पूछा मुझसे कि सर फुल एडर कैसे बनेगा? तो मैंने उसका सम का एक्सप्रेशन दिया, दैट इज ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी एंड कैरी इज ए बी प्लस बी, सॉरी, सी ए एक्सऑर बी। जब मैंने जैसे ही तुमको ये दिया, तो तुम सोचे कि कैसे बनेगा, तो तुमको पता चला इसमें 2 एक्सऑर गेट लगेंगे। ठीक, 2 एंड गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा।
तुमने XOR बना रखा था, एंड बना रखा था, और इवन ये तुम कहो कि इससे बेटर ये कहो, ये ना कह करके तुम ये कहोगे कि 2 हाफ एडर लगेंगे सर, जो कि मैंने बना रखा है, और एक और गेट लगेगा। तो ऑर्डर देखो कि हर बार तुम अपने प्रीवियस चीज का यूज कर रहे हो अपने नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए। तुम XOR का यूज कर रहे हो हाफ एडर बनाने के लिए, तुम हाफ एडर का यूज कर रहे हो फुल एडर बनाने के लिए। तो तुम कहां से जा रहे हो? तुम जा रहे हो बॉटम टू अप। तो इस अप्रोच को कहते हैं बॉटम टू अप। तो डिफरेंस क्या है? दो मेथोडोलॉजीज अलग अलग क्यों रखी है? देखो, सब चीज को सोचना और बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख के कभी कभी होता है रिजल्ट्स पे पहुंचने के बजाय कुछ और बनता है। जब रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच पाए कुछ और बनता है, तो वो अप्रोच कहलाती है। और दीज अप्रोचेस आर नथिंग बट, एक को अप्रोच बोल दी गई टॉप टू डाउन, एक को बोल दिया बॉटम टू अप। जब हमारे पास पहले से कुछ था, हम उसको ब्रेक डाउन करते गए तो हो गया टॉप टू डाउन। अब जब बेसिक्स मिल गए, तो अगर हमको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना उस चीज को, तो फिर क्या दिए उसको बॉटम टू अप। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं बनाने के। इसमें बस यही समझना है कि ये अप्रोच कैसे था। एक ही एग्जांपल था, तुमको मैंने बोला एक दिन तुम्हारे पास बेसिक गेट्स हैं, तुमको कुछ ना कुछ इन्वेंट करना है। एज अ इन्वेंशन कि तुम कोई साइंटिस्ट इन्वेंट करता है तो उसके बेसिक्स नॉलेज के ऊपर वो आगे चीजें करते जाता है। तो एज अ साइंटिस्ट हमेशा वो बॉटम टू अप अप्रोच करता है। ठीक, एक दूसरे तरीके के साइंटिस्ट होते हैं जो कि कोई चीज बनी है तो उसी में वो देखते रहते हैं और डीप जाते रहते हैं, उसमें देखते रहते हैं और क्या सब डिवाइडेड है। ठीक, एटम्स टूट जाता है पहले, और पार्टिकल्स टूट जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स चले जाते हैं और तोड़ते जाते हैं, तो वो सबसे आखिरी नोड पे पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे तुम समझ लो कि दोनों मेथोडोलॉजीज अपने लिए एक सेपरेट है। तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन तुमको दिखेगा कौन सा हमेशा? बॉटम टू अप वाला। अब तुम बात ये है ना कि हम किसी को बोल नहीं सकते कि तुम बॉटम टू अप देख रहे हो कि टॉप टू बॉटम देख रहे हो। हम तुमको बताने वाले हैं आज से 1 हफ्ते बाद का तुमको कोड, तुम यही फुल एडर बनाओगे स्टार्टिंग विथ कि तुम सबसे पहले क्या बनाओगे, जो क्योंकि एक स्टूडेंट का सीखने का फॉर्मेट होता है ये बॉटम टू अप। ठीक, तो पहले तुम सीखते हो एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, RTL पे, वेरीलॉग पे। ये गेट सीख गए तो तुमसे हम XOR बनवाएंगे। ठीक, फर्स्ट सेकंड, जिस दिन तुम XOR बना लिए उस दिन हम तुमसे हाफ एडर बनवाएंगे। और जब हाफ एडर हो गया तब हम तुमसे कहेंगे फुल एडर बनाने को। तब जाकर के तुम्हारा एक फुल एडर बन पाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्या फुल एडर आखिरी टॉप मॉड्यूल है? मतलब कुछ बताओ, क्या लगता है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं। अच्छा, कोई दिमाग में है कोई एक चीज जो फुल एडर को लेके बनती हो? रिपल कैरी एडर सर। हाँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक, तो रिपल कैरी एडर 4 फुल एडर को लेकर के बनाती है। 4 ले लो, 5 ले लो, जितने भी ले लो, एंड बिट फुल एडर को लेके रिपल कैरी एडर बनता है। जिसको नहीं पता रिपल कैरी एडर क्या होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, वो हम बताएंगे कि जिस दिन तुम फुल एडर बना गए तो प्रोजेक्ट का एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनेगा जो कि सबसे बेसिक है। ये रेज्यूमे मेंशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे तुम्हारे फंडामेंटल्स, तुम्हारे बेसिक्स सब क्लियर होंगे। और तुम रिपल कैरी एडर जिस दिन बनाए उस दिन उसको यूज करोगे कहीं जगह, तो वो अच्छी चीज बनेगी। ठीक, ऐसे ही तुम सीखते हो। तो
एक एज अ स्टूडेंट हम हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच सीखते हैं। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है कि हमको बहुत पहले से पता है कि हमको क्या बनाना और हमको क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक। हाँ, जिस दिन तुम सीख गए, तुम एज अ डिजाइनर बन गए, तो तुम कुछ नया सीखोगे कि यार अगर ये इनपुट दे करके ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, ठीक। तो तुम सबसे पहले एक अपने लिए कुछ इनपुट्स डिसाइड्स करोगे कि यार अगर ये इनपुट हुए तो ये आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए तो हमारा पावर और एफिशिएंसी और एरिया दोनों इफिशिएंट हो जाएंगे। कहते हैं पीपीए, पावर परफॉर्मेंस एरिया, ठीक। तीनों इफिशिएंट हो गए जिस दिन, उस दिन तुम लीड कर जाओगे इंडस्ट्री पे बस। तो ये मेथोडोलॉजी समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हम तुमको आगे आरटीएल का बताते हैं थोड़ा सा, ठीक, कोड का। और थोड़ा सा कोड में तुम लोग को ये दिखाएंगे कि कोड दिखता कैसे है। एचडीएल बिट्स खोल लिए? खोले हो? हाँ खोलिए। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पे पहला वाला दिख रहा है सबको? मैं भी यस सर। खोला ही हुआ हूँ, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है, बट इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि भाई तुम लोग ट्रूथफुली अपने तरफ से ऑनेस्टी रखो और ये कर लो, हाथों हाथ कर लोगे तो ठीक रहेगा। कि इनकेस तुमको बाद में प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग पूछोगे, ठीक। ऊपर की चीजें छोड़ो, तो तुमको मन किया तो तुम लोग पढ़ लेना, वो बताया है कि अगर ये दिखे तो क्या समझना। ये कम टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक। We are going to start with a small bit of STL to get familiar with the interface using SDL bits. Here is the description of the circuit you need to build for this exercise. अब इस एक्सरसाइज के लिए तुमको क्या बनाना है, बहुत बढ़िया से सुनना, समझना क्या बनवाना चाहता है। Build a circuit with no inputs and one output. That output should always drive 1 और लॉजिक हाई। 1 का मतलब हो गया लॉजिक हाई, 0 का मतलब हो गया लॉजिक 0, ठीक, लो, लॉजिक लो, ठीक। तो अब समझो ये मॉड्यूल क्या लिखा है, सबको ये इंटरफेस दिख रहा है? यस सर। इसी में अपना लिखोगे टेक्स्ट और फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। नाउ दिस इज योर मॉड्यूल। जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो तुम्हारा क्या है? ये, ठीक। ये हो गया जो हम तुमको दिखा रहे हैं, ये हाईलाइट किया मैंने, दिख रहा है सबको? ये तुम्हारा मॉड्यूल है, ये एक तुम्हारा टेक्स्ट है कि तुम्हारा स्क्रिप्ट सिंटैक्स जिसे कहते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद तुम क्या डाल रहे हो, ये टॉप मॉड्यूल। टॉप मॉड्यूल अब समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा टॉप मॉड्यूल जो कि तुम सबसे पहले बनाओगे अपने लिए। ये टॉप मॉड्यूल एज अ नेम होता है, तुम इसका नाम खुद से कुछ भी रख सकते हो, ठीक, कुछ भी रख लो। एनीथिंग, एनीथिंग डज नॉट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, ठीक, और डॉलर साइन, ये सबसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। बीच में तुम अंडरस्कोर लगा सकते हो। फिर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर तुम लिखोगे आउटपुट, एंड देन उस आउटपुट का नाम कौन सा। अब ये आउटपुट क्या है, ये ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? असल में ब्रैकेट के अंदर टॉप मॉड्यूल के बाद जो नाम लिखने के बाद, ठीक, जो भी चीज लिखते हो उसके अंदर उसे कहते हैं पोर्ट लिस्ट। क्या कहते हैं? पोर्ट लिस्ट। यहाँ पे तुम ये बताते हो कि तुम्हारे इनपुट पोर्ट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं, ठीक। एक सर्किट में बहुत इनपुट्स होते हैं, बहुत आउटपुट्स होते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आते हैं इस पे,
एक एंड गेट है, ठीक, ए बी और सी। ना ये बताओ कि इसमें इनपुट पोर्ट कौन कौन से हैं। इनपुट है ए और बी, दीज आर इनपुट पोर्ट। और सी क्या है, आउटपुट पोर्ट। एक एंड गेट, वो भी 2 इनपुट एंड गेट में 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट पोर्ट होगा, ठीक। अब जो भी आउटपुट पोर्ट होगा, जैसे वहां सी था, यहाँ 1 है, तुम 1 अपने, ये इन्होंने कुछ चीज एचडीएल बिट्स में रहता है कि कुछ चीजें वो पहले से लिख देते हैं, यू कैन चेंज इट टू एनीथिंग। 1 की जगह सी कर दो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अभी 1 लिखा है, लिखे रहने दो, ठीक। यहाँ पे एक आउटपुट है 1, ठीक। आउटपुट लिखने का मतलब है ये एक एक्ट एज अ आउटपुट पोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। फिर तुम लगाओगे इसके बाद सेमी कोलन, तुम्हारा मॉड्यूल का ये सिंटेक्स एंड हो गया, ठीक। अब तुम आओगे नीचे, ठीक, ये क्या है, ये दिख रहा है, असाइन, असाइन 1। अब 1 को कोई चीज असाइन हो रही है, ये उन्होंने सिंटेक्स ले रखा है, इसको हटाते हैं हम, ठीक। इसकी जगह ही कुछ लिखना है, ठीक। असाइन क्या हो रहा है, असाइन इज अ कंटिन्यूअस असाइनमेंट, ठीक। नाउ फिर से हम इस पे आते हैं और हम चीज लिखते हैं तुम्हारे लिए, कीवर्ड याद रखना, असाइन, ठीक है, असाइन से कहते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट, ठीक। अच्छा, अब एक एक चीज समझना, कुछ चीजें ऐसे ही याद रखी जा सकती हैं और अच्छा भी लगता है समझने में भी। एक वायर होता है, वायर होम अप्लायंस वाला वायर की बात कर रहे हैं अभी हम, वेरिलॉक के वायर की बात ही नहीं कर रहे। एक होम अप्लायंस का वायर है, ये स्विच है, ये पिंस है, यहाँ पे वो प्लग है, ठीक। ये प्लग पे मैंने कनेक्ट किया और ये सीलिंग फैन पे आया, ठीक। स्विच ऑन और ऑफ का है, ठीक। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, वायर से कंटिन्यूअस करंट फ्लो हुआ, फैन रेगुलेट हो गया। जैसे ही स्विच ऑफ किया, पावर कट, फैन इज ऑफ, ठीक। सिमिलरली वायर वो वायर है वेरिलॉग में जो कि कंटिन्यूअस असाइनमेंट देता है। इसका मतलब, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि असाइन, अगर हम किसी भी पोर्ट के पहले असाइन लिख करके, आउटपुट पोर्ट, भाई इनपुट पोर्ट पे असाइन नहीं लिखते हैं, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट। assign is always written for output only, not for input port, ठीक। आउटपुट के लिए असाइन कर रहे हैं, आउटपुट लिख दे रहे हैं, आउटपुट ये एक वेरिएबल है, ठीक। मान लो आउटपुट पोर्ट पे असाइन कर रहे हैं ए, ठीक। ए क्या है, ए 2 था, ठीक। आउटपुट में 2 डाल दिया, ठीक। असल में ऐसा हो रहा है, अपने दिमाग में बना के चलना, आउटपुट पे ना, आउटपुट एज अ फैन समझना, और ये जो 2 जा रहा है ना, ये कंटिन्यूसली करंट है जो इसके अंदर चली जा रही है, चली जा रही है फैन के अंदर, ठीक। यहाँ स्विच था, ठीक, और ये असाइन एक वायर है, ठीक।
ये इसके अंदर कंटिन्यूअस दो डाले जा रहा है, कंटिन्यूअस समझना है, एक बार नहीं दो जा रहा है, दो चले जा रहा है, चले जा रहा है, इट इज गोइंग, करंट इज फ्लोइंग लाइक टू इज जस्ट गोइंग इनसाइड आउटपुट, बस इसके अंदर चले जा रहा है। अब देखना ध्यान से, जैसे ही ए को मैंने 2 से 4 कर दिया, तुरंत यहां से 2 गायब हुआ, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से 2 थोड़ा थोड़ा गायब हुआ, यहाँ से 4 आना स्टार्ट हो गया, 4 4 चल रहा है, फिर 2 और खत्म होंगे, 4 4 4 करते करते अब केवल 4 ही फ्लो हो रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है? 4। अब इस करंट का नाम हो गया केवल ये, अब करंट की कौन सी फ्लो हो रही है? 4 वाली। तो असाइन ऐसे वर्क करता है, ये बताओ इस एनालॉजी से समझ में आया तुम लोग को? यस सर, आ गया। आया ना? अब हमेशा ऐसे ही याद रखना ये वायर कैसे काम करता है। वायर का मतलब होता है कंटिन्यूअस असाइन। अब देखो वायर एक टाइप है, हम बाद में आएंगे वायर और रेज पे। असाइन कीवर्ड एक ऑपरेटर है जिसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअस असाइनमेंट चलते जाता है। ठीक, इसको कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना कोई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक वायर है, कंटिन्यूअसली 2 डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। कल को 2 की जगह 4 हो गया तो धीरे धीरे 2 गायब होकर के 4 चलने लगेगा और कंटिन्यूअसली 4 जाएगा। 4 गायब, 4 की जगह 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, 100 डाल दिया, तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो सस्टेनली अंदर चलती जाएगी, बस। ठीक, वापस आते हैं। अब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब ये कौन बताएगा? हम सिंटेक्स बताएंगे, तुम लोग बस क्वेश्चन समझाओ, मतलब ये पार्ट बताओ कि that output should always drive 1। इस डायग्राम में मतलब बताओ मुझे 4 की जगह क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हाँ बस, अब केवल कंटिन्यूअसली 1 ही फ्लो होना चाहिए। ऋतिक कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, पढ़ाइए आप। ठीक ठीक ठीक। अब 1 लिखते कैसे हैं अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। लिखते हैं 1, अब हम जो भी अब हम लिखेंगे वो बाइनरी में लिखेंगे। हम बहुत सारी बेसिक चीजें आगे बताएंगे, अभी हम बिट्स का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं बता रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरा बताएंगे बाद में। लेकिन 1 डालेंगे कैसे? 1 लिखेंगे 1, ये 1 का बाइनरी का 1 है, डेसिमल का 1 और बाइनरी का 1 सेम ही रहता है क्योंकि दोनों एक ही बिट है ना बेचारे। 1 टिक टिक, बैक टिक है ये ऊपर जो लगा है, बी फॉर बाइनरी 1, 1 टिक B1। अब हम तुमको समझा रहे हैं, ये देखो ये 1 है बाइनरी का 1, ये बाइनरी का 1 कौन बता रहा है? ये बी कीवर्ड बता रहा है। अच्छा ये 1 का साइज कितना है ये कोई बता सकता है? देख के बता दोगे कि 1 का साइज कितना है? साइज का मतलब शायद समझे नहीं, ये बता सकते हो कि 1 बिट 1 हाँ जैसे, और इसका क्या साइज होगा 101 का? 2। 3 बिट्स नहीं भाई 3 बिट है भाई, 101 3 बिट। सॉरी। कोई नहीं, तो चलो ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे 1 का साइज है 1 बिट, तो इसी के लिए ये जो सबसे पहले लिखते हैं ना ये होता है साइज। तो सिंटेक्स कहते हैं कि साइज बैकटिक, फिर ये बी बाइनरी, किसी दिन यहाँ पे बी की जगह डी लिखेंगे, फिर बी डी फॉर डेसिमल। ठीक, एच लिख सकते हैं, एच फॉर हेक्साडेसिमल, ओ लिख सकते हैं, ओ फॉर ऑक्टल। तो 4 ही चीज लिख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम 4 ही देखते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल। अभी हम बाइनरी लिखे हैं तो यहाँ का जो भी वर्क करेगा एज अ बाइनरी वर्क करेगा, और यहाँ पे 1 लिखे हैं।
क्योंकि इस वन को मिनिमम की वन ही साइज की रिक्वायरमेंट है। तुम बता इसके पहले तुम 2 भी लिख देते तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन तुमको समझना आना चाहिए। 1 टिक B1 और 2 टिक B1 में क्या अंतर है, कौन बताएगा? सर 2 में 0 1 आएगा वो उसके साथ में बाइनरी के बाद। हाँ, और 1 में केवल 1 आएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? मतलब ठीक है, इन पर्पस आगे इन फ्यूचर ये सब चीजें थोड़ी बेसिक और थोड़ी इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। 1 टिक B1 लिखना या 2 टिक B1 लिखना? सर जनरली पहले वाले में 1 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन दूसरे वाले में 2 बिट हाँ की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो मेमोरी एलोकेशन ज्यादा हो जाएगा 2 बिट। हाँ ठीक है, तो बेफालतू में तुम मेमोरी में और डेटा डाले जा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, साइज तुम बढ़ा रहे हो। ठीक, यहाँ पे आज 1 बिट बढ़ा है, ये बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांसमिट और रिसीव होता है, तो उस हिसाब से तुम 1 बिट 1 ट्रिलियन हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, तो इसलिए यूज द एप्रोप्रिएट साइज रिक्वायर्ड। ठीक, आज तुमको हम बस एक चीज और बता रहे हैं, वो है, बस 1 मिनट रुको, साइज। आई थिंक मे बी वो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, बट ऐसे समझ लो कि इन जनरल नहीं, शायद हम बता नहीं पाएंगे, उसमें तुम लोग को 2-3 चीजें और बतानी पड़ेंगी। असल में कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। ठीक, जब कभी कुछ ना लिखो, कुछ ना लिखने का मतलब है कि भाई ये छोड़ दो, टिक B1 लिख दो, तो कोई बताएगा इसका साइज कितना होगा? अब इस बार जिसने बोला कि 0-1, किसने बोला था? ऋतिक तुमने बोला था 0-1। 2 टिक B1 में 0-1 तुमने बोला था। यस सर। ठीक, अच्छा ये बताओ, आज हमने ये टिक के पहले कुछ नहीं लिखा, तो वो अब 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा, कोई बता सकता है? जैसे पढ़ा हो थोड़ा बहुत, या फिर अच्छा ये सिंगल से बता दो। करेंगे, हाँ, सिंगल से करेंगे उसे फिर। अच्छा ये बताओ, ये सिंटेक्स वैलिड है कि इनवैलिड है? किसी को ये लग रहा हो कि ये इनवैलिड है? सर इसका साइज डिफाइंड नहीं है, तो शायद इनवैलिड ही माना जाएगा। सिंटेक्स वैलिड है भाई लोग। ठीक, सिंटेक्स वैलिड है और डिफॉल्ट साइज हो जाएगा 32 बिट, इसके आगे 31 जीरो लगेंगे और फिर 1 आएगा। तभी तो मैंने टॉपिक डाला था कि ओके सर। डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, तो कभी अगर तुमसे कोड में है, ये सब चीजें कोड देखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कभी अगर बैकटिक के पहले ना लिखा हो तो इसका मतलब वो मान लो कि वो 32 बिट का साइज ले रहा है। ठीक, ऐसे लिखा हो टिक B0, तो इसका मतलब कितने जीरो? पूरे के पूरे 32 जीरो होंगे, 32 बिट्स। ठीक, हम आगे कल डिफॉल्ट वैल्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, बट थोड़ा सा बताया इसलिए कि डिफॉल्ट वैल्यू से तुम समझो क्या।
देखो डिफॉल्ट तो अभी एक ही हुआ, डिफॉल्ट में कहा हम क्या चीज को गायब किए, साइज को गायब किए ना। अब हम बी को गायब कर देंगे, ठीक। और एक बार हम ना राइट वाले को जो लिखे हैं ना वैल्यूज, उनको गायब कर देंगे। तो क्या क्या डिफॉल्ट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए वो हम डील करेंगे कल, ठीक। और उनपे क्वेश्चन भी दिखाएंगे तुम लोग को। लेट्स कम सर टू बाय द, डिफॉल्ट हाँ हाँ बोलो। सर बाय डिफॉल्ट 32 ही वैल्यूज क्यों लेता है सर ये? बाय 8 डिफॉल्ट 16 32 बिट 4 एएलयू की वजह से, क्यों प्रोसेसर असाइन? की वजह से। यस 32 बिट का ओके होता है ना, 32 बिट और 64 बिट, ठीक। हाँ, जो अभी के पीसीज होंगे, जो अभी के नए नए वाले लोगों के पास होंगे या नए लिए होंगे, वो 64 बिट का वाला लिए होंगे, ठीक है, 64 बिट, ठीक। जब भी मान लो, जब भी कुछ तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो लिखा रहता है ना विंडोज 32 या 64 बिट, किसके लिए ये इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके सर। तो ये सब सच में, ये सब चीजें प्रैक्टिकली हैं और तुम इनको कंपेयर कर सकते हो अपने, ठीक। तो अभी, और अच्छा हाँ, और फिर एंड करते हैं, और हमेशा एक मॉड्यूल को एंड मॉड्यूल की कीवर्ड से एंड कर देते हैं। जैसे ही इसको सबमिट किए, देखो मैंने लिख दिया था 2 टिक B1, तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं होता है, ये चेक कर देगा, इसके लिए सही है, ये स्टेटस 1 कर देगा, सक्सेस प्रोग्रेस 1, ठीक। 2 की जगह, यहाँ से मैंने 2 लिख दिया है ना, तुम 2 की जगह क्या लिखोगे, 2 नहीं लिखना अच्छा है, 1 लिखना सही है, ठीक। फिर सबमिट करोगे, फिर से ये कोड कंपाइल करके सिमुलेट करेगा। अच्छा, किसी को दिख रहा है ये कौन कौन सा यूज कर रहा है सिंथेसिस टूल? पहली 2 लाइन में लिखा है, एक इंटेल का यूज कर रहा है कॉर्टस, और एक मॉडल सिमुलेशन आता है जो कि ऑनलाइन है, मतलब किसी को वेरीलॉग में कोडिंग करनी है तो एक तो वो ये इसमें VS कोड में आई कैरस वेरीलॉग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। एक आईडीई है, ये सब आईडीई है, आईडीई फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक। तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तुम्हारे लिए। तो कॉर्टेक्स इंटेल के लिए तो वो इंस्टॉल कर सकते हो, ज़ाइलेक्स विवाडो कर सकते हो, और जो जिसका कंप्यूटर इतना सपोर्ट ना कर पा रहा हो तो वो मॉडल सिमुलेशन आता है, वो ऑनलाइन होता है, तो तुम वो ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो हम सबसे अच्छा बता रहे हैं, ये करो, HDL बिट सबसे अच्छा है, इसमें अपने आप ही सारे इनपुट्स दे के वो चेक कर लेता है। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़े। इस कोड में कुछ पूछना हो, कुछ कुछ जो बेसिक या फिर कुछ लग रहा हो कि पूछना चाहते हो। नमस्कार। चल ठीक। आउटपुट 0, आउटपुट 0 में दो बढ़िया बढ़िया ब्लॉक लिखे हैं, जरा पढ़ते हैं। पहला कह रहा है, पहली लाइन कह रही है कि बिल्ट अ सर्किट विथ नो इनपुट्स और 1 आउटपुट दैट आर कांस्टेंट 0। आई थिंक तुम नीचे देखे बिना ही तुम पूरा लिख सकते हो कोड। तो आओ पहले कोड लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर की चीजें पढ़ेंगे, ठीक। लिखते हैं कोड, मॉड्यूल, ठीक। मॉड्यूल का नाम लिख लो कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0 लिख करके अब अंदर दे दोगे आउटपुट, आउटपुट पोर्ट को डिसाइड कर लो, कोई सी ले लो, सेमीकोलन, असाइन कीवर्ड सी इज इक्वल्स टू, इस बार क्या देना है, 0 देना है। 1 टिक B
0, ठीक, कोलन एंड मॉड्यूल और तुम्हारा कोड कंप्लीट, ठीक। ये एक तरीका है और एक ये तरीका, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है। अब बताना क्या डिफरेंस है। बताओ दोनों कोड में क्या डिफरेंस है। तो दूसरे में वो मॉड्यूल से अलग हमने आउटपुट को डिफाइन करा है। हाँ, और पहले वाले में हमने पहले पोर्ट, वाले में देखो वर्ड्स का यूज कर, हाँ अच्छे से ये चीज चलो बोले हो, ठीक है, ये वर्ड्स का यूज करो, ये पोर्ट लिस्ट बोला करो। पोर्ट लिस्ट ये क्या है, पोर्ट लिस्ट। एक वाले में, एक स्टाइल में मैंने, ये स्टाइल 1 है लिखने का तरीका, स्टाइल 1, स्टाइल 2। स्टाइल 1 में मैंने केवल पोर्ट लिस्ट के अंदर ही बता दिया है कि भाई सी को आउटपुट की तरह बिहेव करवाना। स्टाइल 2 में मैंने बस पोर्ट लिस्ट में बस पोर्ट दे दिया है, कैसा बिहेव करेगा वो मैंने मॉड्यूल के अंदर बताया, ठीक, कि मैं सी को आउटपुट पोर्ट की तरह बिहेव करवाना चाहता हूं, ये मैंने बाद में बताया है। और स्टाइल 1 में मैं अंदर बताया हूं। सिंस 1992 तक तुम्हारा स्टाइल 1 चलता था, 1995 तक स्टाइल 1 चलता था, ठीक। जब ये 2001 तक वेरिलॉग का एक नया वर्जन आया, उसमें तुम्हारा आउटपुट 0 ही अंदर डाल दिया गया। मतलब तुम पोर्ट लिस्ट के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो कि वो एज अ आउटपुट बिहेव करेगा या एज अ इनपुट बिहेव करेगा। उसके पहले ऐसे किया जाता था। नाइनटीन 95 तक ऐसे चलता था। अभी तुम्हारे पास न्यू वर्जन है, ठीक, फ्रॉम 2001, 2000, अभी भी न्यू वर्जन में भी अगर तुम 1995 वाला भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। सो इट इज अप टू यू कि तुम कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो, इसमें हम कोई राय नहीं दे सकते, बट तुमको एज एन हैंड ही होना चाहिए कि देख के तुम बता सको कि अगर अंदर भी लिखा है तो भी ठीक है, बाहर लिखा है तो कौन पोर्ट है, ठीक। तो भाई अब इसमें लिख देते हैं, और इसमें जो जो ये सब लिखे हैं ना चीजें, तो उनको तुम पढ़ भी सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे लिखा है कि भाई मॉड्यूल को हमेशा सेमीकोलन से एंड करो। अब यहाँ पे इस बार कीवर्ड नहीं लिखा है, तो भाई क्या लिखेंगे, 0 तुम्हारा आउटपुट पोर्ट की तरह बिहेव करेगा, लिखेंगे फर्स्ट ASSIGN 0 इज इक्वल्स टू 1 टिक B 0 कोलन सेमीकोलन सॉरी, और एंड मॉड्यूल, ठीक, सबमिट। स्टेटस सक्सेस, ठीक, उसी का वेब फॉर्म भी दे देता है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, गेटिंग स्टार्टेड तक हो गया, ठीक। फिर हम बेसिक स्टार्ट्स करेंगे कल। बेसिक्स में जब हम वायर टाइप और ये सब बताएंगे, और तुम खुद ऑर्डर देख रहे हो कि पहले हम तुमसे क्या बनवाने वाले हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सनॉर, डिक्लेयरिंग वायर्स,
7458 चिप, देखो एक चिप भी बनवाएंगे तुमसे। फिर आने वाला है वेक्टर्स, वेक्टर्स में भी बहुत है, छोटा नहीं है वेक्टर्स, ठीक। फिर मॉड्यूल्स, देखो एडर यहाँ पे आएगा मॉड्यूल्स में। प्रोसीजर में फिर इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, प्रायोरिटी। और जैसे जैसे हम कोड करवाएंगे वैसे वैसे हम तुम लोग को कंप्लीट सिंटेक्स जितना तुम लोग को रिक्वायरमेंट है उतना बताएंगे। कुछ चीजें अगर नहीं बता रहे हैं तो इसके पीछे एक रीजन है कि वो उसके लिए और भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि वो फिर हाफ नॉलेज हो जाएगा और फिर वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा तुमको खुद में भी। तो आज की क्लास तक का तुम लोग को किसी चीज में भी कुछ डाउट? ये जो हम अंदर डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट वायर को, हाँ। इसको हम बाद में स्विच भी कर सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, तो आउटपुट से भी मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ना टू कम्युनिकेट टू वे। हाँ, तो उसको आउटपुट की तरह नहीं डिफाइन करोगी, तुम उसको बनाओगी एक वेरिएबल, ठीक। ऐसे ऐसे जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो ऐसे है कि एक ये ब्लॉक है, इससे ये इसका एज अ आउटपुट निकला पोर्ट, और ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। और ये ब्लॉक 2 के लिए इनपुट जा रहा है। यही तुम्हारा क्वेश्चन हम सही समझे? आई मीन मैंने भी वेरीलॉग बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, नहीं बट नहीं नहीं, मुझे बस ये मैं बताओ प्रॉब्लम एनालॉजी ले स्टेटमेंट रही यही हूँ है तुम्हारा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है, जस्ट। क्वेश्चन आस्केबल है, ये होगा आगे, ठीक। लेकिन बताओ ओके, पहले तो यही फॉर तुमसे पूछा है। एग्जांपल मैं एनालॉजी ले रही हूँ C++ से। तो फॉर हाँ एग्जांपल हमारा आउटपुट कंसोल में हमारे पास आता है ना, हाँ तो आउटपुट में फॉर एग्जांपल हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं और आउटपुट में हमारे पास कोई भी ऑप्शन है कि आप 1 2 3 में से कुछ सेलेक्ट करो, तो वो उसी अच्छा, ब्लॉक में इनपुट नहीं जाता है, सेम ब्लॉक में? नहीं नहीं नहीं, या तुम ओके, वही है से वो, अच्छा तुम्हारा ये ठीक है, उसी सेम ब्लॉक में ही ले रहे हैं। तुम चाहती हो सी के अंदर 1 असाइन है और फिर ए के अंदर सी असाइन हो जाए, ये हाँ काइंड ऑफ यही ना, कि यहाँ पे सी हाँ हाँ आउटपुट की तरह है, ठीक, और यहाँ पे ए के अंदर ये इनपुट की तरह जा रहा है, हम्म, ठीक। तो ये ना तुम्हारे वायर है, वायर, ठीक। इनको वायर के टाइप से तुम डिफाइन करोगी, इनको पोर्ट का अच्छा नाम नहीं दोगी पारुल। ओके ओके ये ना पोर्ट लिस्ट में नहीं आएंगे, ये होंगे डमी वेरिएबल्स। क्या होंगे? हाँ डमी आई गॉट इट, वेरिएबल्स, डमी। डमी वेरिएबल, ठीक है, जिनको तुम बीच में छोटे छोटे वायर्स की तरह यूज करोगी, कहीं भी यूज कर सकती हो, ओके ठीक है। और वो एक जगह से इनपुट ले रहे होंगे, दूसरे जगह में आउटपुट डाल रहे होंगे। तुम तो यही एग्जांपल पर भी कनेक्ट कर देते हैं। देखो, एक हाफ एडर का आउटपुट दूसरे हाफ एडर के इनपुट में जा रहा है ना, हाँ है ना। तो देखो यहाँ पे जब ये जो वायर है ना, इसको ऐसे डिक्लेयर करोगी, वायर लेट्स से क्या कहते हैं, आउटपुट 1, ऐसे बाद में बनवाएंगे तुम लोग से, ठीक। ओके तो ये वायर का नाम क्या हो गया? आउटपुट, ठीक। अब ये कोई पोर्ट नहीं है, बहुत लोग ध्यान से सुन लेना। अभी ये फुल एडर बना रहे हैं, ये कोई आउटपुट 1 पोर्ट नहीं है, ये एक हाफ एडर का आउटपुट है जो कि दूसरे हाफ एडर में इनपुट की तरह जाने वाला है, ठीक। ये पूरे डिजाइन का अंदर का छोटा सा एक वायर है, इसी के लिए इसको नाम दिया है वायर, ठीक। इस फुल एडर में बताओ पोर्ट कौन कौन से हैं? पूरे लेआउट में कौन बता देगा ये पोर्ट? इसी से हम एंड कर रहे हैं। इसमें टोटल पोर्ट्स कौन कौन से हैं, बस ये बता दो। ABC और आउटपुट। ABC, आउटपुट में थोड़ा सा मुझे और चाहिए, आउटपुट में कौन कौन सा है? ABC तो इनपुट जो पोर्ट है, फाइनल चलो सम समझ एंड लो। कैरी। हाँ,
तो ये सम वाला और ये कैरी, ये दोनों आउटपुट पोर्ट है, ठीक। और ये तीनों इनपुट, और जो इनके बीच में जो अंदर डिफाइन हुए हैं, खासकर ये वाला और एक ये वाला, ठीक। These are wires. I am telling you, these are wires. These are not ports. अब जब हम क्वेश्चन करवाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के डाउट के लिए शायद थोड़ा सा हेल्प आउट हुआ हो। हाँ, क्लियर हो गया। ठीक, चलो ठीक। और किसी को कुछ पूछना? कल से टाइमिंग तुम लोग सबको ठीक है ना? मतलब असल में ये टाइम आई थिंक सबके लिए सही रहता है। यस सर, सही है वाला टाइम। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं। और तुम लोग को कुछ भी डाउट हो या फिर चीजें हो, ठीक, तो यार बेझिझक बोल देना, व्हाट्सएप कर देना। और किसी को अगर कुछ ऐसे रह गया हो तो डीएम कर देना मुझे। हम क्लास के 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे, और जिसका भी वो डाउट होगा वो पहले आकर के उस 10 मिनट में क्लेरिफाई कर सकता है। और बेटर ये रहेगा कि उस टाइम सब रहें तो सबका डाउट एक दूसरे से क्रॉस कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होता है कि कभी कभी जो हमें डाउट आया हो वो सामने वाले का अच्छा हो, और जो कि होना चाहिए। तो तुम लोग के रहते हैं, इसी के लिए मेरा भी मेन मोटिव यही है। और भाई एनी फीडबैक फ्रॉम माय साइड कि कनेक्शन वाला कुछ प्रॉब्लम या फिर पेस में कुछ वो हो? ये शीट हम तुमको शेयर कर देंगे, जिस पे लिखा है अभी मैंने, वो हम शेयर कर देंगे। ओके सर।